नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन की चर्चा कर रहे हैं। यह हमारी तीसरा सीरीज है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी वाला सेगमेंट, दूसरा जियोग्राफी वाला सेगमेंट देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ईवीएस, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, चाहे आप पीसीएस दे रहे हों, चाहे आप पीपीएससी दे रहे हों, चाहे आप आरएएस दे रहे हों या यूके पीसीएस दे, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, साथ ही साथ अगर आप टेट, सी टेट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां क्या होता है, जैव विविधता या पर्यावरण के टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में तो एक ऐसा रहा कि एक साल 18 क्वेश्चन तक इन्वायरमेंट से ही पूछा गया। ठीक है, इसलिए आप इसे पढ़िए और बार बार देखिए, जो कि प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। और जाके और भी अब तक ये हमारा तीन वीडियो पढ़ चुका है, ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, और जल्द ही हम लोग इसके प्लेलिस्ट को खत्म कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। आज हमारा टॉपिक है जैव विविधता। क्या है टॉपिक? जैव विविधता। जैव विविधता होता क्या है दोस्तों? जैसे मान लीजिए जीव है, जैसे जीव, कोई जीव, जैव मतलब जीव, जैव मतलब जीव, जीव में विविधता, जीव में विविधता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लीजिए कुत्ता है, कुत्ता के भी कई प्रजातियां होती है, होती नहीं होती? गाय है, गाय की भी कई प्रजातियां होती है। भैंस है, भैंस की भी कई प्रजातियां होती है। पक्षी हैं, पक्षियों की भी कई प्रजातियां होती है। इस प्रकार की जो विविधताएं होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता। कह रहा है इसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को, विविधता को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में प्रजातियां कई समुदाय से संगठित रहती है। ये समुदाय मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर अल्फा, बीटा और गामा, कौन कौन सी? अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और किसने किया था इसे? विटिकर ने किया था। किसने किया था? विटिकर। समझिए, ना करिएगा, इसको मैप के माध्यम समझते हैं। मान लीजिए ये आपका एक पार्क है, ठीक है। अब पार्क में क्या हुआ? एक जीव है जिसका नाम क्या है? मान लीजिए एक जीव है जिसका नाम है कुत्ता, ठीक है। ये दूसरा है, दूसरा का नाम है बिल्ली। तीसरा है, तीसरा का नाम है बंदर। चौथा है, चौथे का नाम है हिरन। पांचवा है, पांचवे का नाम है मान लीजिए भैंस। इतनी क्या है? जीव रहते हैं। अब इनकी जो संख्या बढ़ेगी, इनकी जो संख्या बढ़ेगी, इसे क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्या करेगी। किसी एक प्रजाति की जब संख्या बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या बढ़ते हैं। जब ऐसे विभिन्न जब प्रजातियां मिल जाती है, तो इन विभिन्न प्रजातियों क्या कहा जाएगा? सभी को मिलाकर क्या कहा जाएगा? समुदाय। अब ये क्या कर रहे हैं? ये समुदाय क्या है? एक पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक पारितंत्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम दो समुदाय के बीच में चर्चा करें, या फिर दो से अधिक समुदाय के बीच में चर्चा करें, या फिर भौगोलिक रूप से चर्चा करें, इस आधार पर क्या होता है? हम जैव विविधता को बांटते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। और इसी प्रकार इनको अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर किसी समुदाय या आदिवासी क्षेत्र में मध्य प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है। बीटा जो सूचकांक होता है स्थानीय और क्षेत्रीय जैव विविधता के अनुपात को दर्शाता है। जबकि गामा जो सूचकांक होता है भूदृश्य यानी किसी लैंडस्केप के संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। इसका क्या मतलब? मान लीजिए ये एक पार्क है, ये पार्क के अंदर जो जैव विविधता होगी इसको बताएगा। मान लीजिए ये एक पार्क ये ए है, दूसरा पार्क ये बी है। इन दोनों के मध्य जो जैव विविधता होती होगी, इनके मध्य जो विभिन्नता होगी, जो मापा जाए, उसे किसका नाम जानेंगे? बीटा जैव विविधता के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर कई आपके पारितंत्र है और इन कई पारितंत्रों को जो मिला दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गामा जैव विविधता के रूप में जानते हैं। क्या आपको समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है।
कोशिश करेंगे हम सरल से सरल शब्दों में समझने, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। राइट, चलिए आगे है, किसी परिस्थिति तंत्र में विद्यमान सजीव प्रजातियों जैसे पौधे जंतु की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये बात हम लोग पहले देख चुके हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड दासमैन ने किया था। यानी जो जैव विविधता हम आज पढ़ते हैं, इसको जो प्रारंभिक वर्ड है इसका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है सर्वप्रथम किसने यूज किया था? रेमंड दासमैन ने किया था। और इनकी एक पुस्तक थी डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में इन्हें इसी में इसका क्या था, इसका प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शब्द का प्रयोग किया था। बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित करके बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग W.C. रोसेन ने किया था। क्या पूछा गया प्रश्न आपसे? W.C. रोसेन ने किया था। अब पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, क्या होगा इसका? W.C. रोसेन। राइट, चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इकोसिस्टम का निर्वहन है। क्या काम है इसका? जैव विविधता क्यों होती है? क्योंकि इसका मुख्य काम होता है इकोसिस्टम का निर्वहन करना। इकोसिस्टम निर्वहन का मतलब क्या हो गया? कि इकोसिस्टम को बनाए रखना और परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करना। यह विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। जैव विविधता विभिन्न स्तरों आनुवंशिक, जाति, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए जैव विविधता के स्तर कितने प्रकार होते हैं। एक आनुवंशिक जैव विविधता होती है जिसमें हम जीन का आधार पर जैव विविधता देखते हैं, जैसे कुत्ता। फिर कुत्ता बार बार इसलिए ताकि आप लोग इससे ज्यादा परिचित है इसलिए लेते हैं। जैसे कुत्ते में कई प्रजाति के लेब्राडोर होता है, जर्मन शेफर्ड होता है, देसी होता है, तमाम प्रकार की प्रजातियां होती है। ये फिर गाय होती है, गाय में भी जीन्स का अंतर करके कई प्रकार की प्रजातियां बनाई जाती है, इसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। अब जो समुदाय का पारितंत्र होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली मतलब दो समुदाय किसी एक समुदाय है, समुदाय के मध्य जो विविधता होती है उसको कहा जाता है। और प्रजाति जैव विविधता जो होता है, विभिन्न प्रजातियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? प्रजाति मतलब जैसे यहाँ क्या है, यहाँ शेर है, ठीक है, यहाँ हाथी है, यहाँ मान लो घोड़ा है, यहाँ मान लो भालू है। अब इनके मध्य जो जैव विविधता पाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? प्रजाति जैव विविधता के रूप में जानेंगे। ठीक है, अतः जैव विविधता शब्द के विषय में जागरूकता फैलाने हेतु अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के मनाने जैसे आयोजक किए जाते हैं। यानी जैव विविधता को हमें संरक्षण करना है, जैव विविधता हमें बनाए रखना है, इसका जो काम है UN द्वारा किया जाता है और इसी ग्रुप में किया जाता है। ध्याता तो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसी दिन क्या हुआ था, आपका सम्मेलन हुआ था, जैव विविधता पहला सम्मेलन हुआ जो लागू हुआ था इसी दिन को हुआ था। इसीलिए CBD जो होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का जो सम्मेलन हुआ था इसी दिन से लागू हुआ था, इसीलिए इसी दिन को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता के देश में दिन के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिए अगर आपका ऑप्शन में 22 मई आ जाए या 29 दिसंबर आ जाए, दोनों मांग चलिएगा, दोनों ही आपके आंसर क्या होंगे? आंसर होंगे। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1973 को जैव विविधता विषय में प्रभावी हुआ था। क्या हुआ था? इसी दिन क्या हुआ? प्रभावी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ध्याता तो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ या UN द्वारा 2 दिसंबर 2010 में प्रस्ताव संख्या 65/161 के माध्यम से 2010 से 2020 के बीच संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। अगर पूछा जाए जैव विविधता दशक कब से कब घोषित किया गया तो इसका क्या आंसर होगा? 2011 से 2020 तक। ठीक है, भारत की प्रथम नेशनल सेंटर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा करना, और यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है।
गौरतलब है कि जामनगर में के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और दोनों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आज का ही बात पूछा गया है। भारत के जो मरीन डायवर्सिटी केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो हम इसका आंसर जामनगर गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में इसको। जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया, क्या परिभाषित किया जाता है? किसी पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण को रोजाना मौसमी परिवर्तन नहीं, किसी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता नहीं, भौतिक घटकों के किसी पर्यावरण पर प्रभाव नहीं। ये क्या होता है? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां जो होती है, इनकी जो श्रेणियां होती हैं, इनके मध्य जो विविधता पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के रूप में जानते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर या समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? मैंने बताया ना, समुदाय पर होगा, किसी एक क्षेत्र में होगा तो क्या होगा? अल्फा होगा, दो क्षेत्रों के मध्य होगा तो बीटा होगा, और पूरे भूदृश्य का होगा तो क्या होगा? गामा। इसका क्या आंसर होगा? अल्फा सूचकांक होगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता का अर्थ है क्या है? जो जैव विविधता का किसी निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं के मध्य जो अंतर पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है पहलू? जो आपका इकोसिस्टम होगा उसको निर्वहन करना। इकोसिस्टम निर्वहन करने का क्या मतलब हो गया कि आपको इस इकोसिस्टम को बनाए रखना जो होगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? क्या होगा? प्राकृतिक वनों का नाश। अगर हम वन ही काट देंगे तो जीव नहीं बचेंगे, जीव नहीं बचेंगे क्या होगा? जैव विविधता का हमारा नाश होगा। हम ऑप्शन भी इसलिए नहीं चर्चा करें सभी ऑप्शन का, क्योंकि हम लोग टॉपिक पीछे डिस्कस कर चुके हैं और वही डिस्कशन हमें आगे भी दिया है, ब्रैकेट में दिया गया है, इसीलिए हम इस पर बार बार फोकस नहीं करें। राइट, चलिए। भारत में भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है, कब तक रखा था? 2030 तक। या हमें जो हमारा भूमि क्षरण हो रहा है इसे 2030 तक क्या करना है? समाप्त कर देना है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया दोस्तों? वाल्टर जी रोजन। कौन किए थे? वाल्टर जी रोजन। अभी जस्ट हम लोग उपयोग किए थे। अच्छा, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने किया था? रेमंड दास मैन। ठीक है, आगे। जैव विविधता शब्द की रचना किसने किया था? जस्ट बताइएगा। वाल्टर जी रोजन ने। किसने किया था? वाल्टर जी रोजन। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे 2011 और 11 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया? कौन कहा? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दशक के रूप में से घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 क्या घोषित किया है? जैव विविधता दशक। क्या घोषित किया? जैव विविधता दिवस। चलिए चलते आगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? जामनगर गुजरात। कहाँ पे है? जामनगर गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका टॉपिक है जैव विविधता की प्रवणता, पीछे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये मैंने लिंक डाल रखा है, ये जो लिंक नीले कलर की मेरे चैनल की लिंक है। क्या है? अमोक क्लासेज। आप इस पर टच करके आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इसका मैं जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूंगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर आपको, चाहे आप ईएलटी की तैयारी करते हो, चाहे आप पेट की तैयारी करते हो, चाहे आप जीआईसी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, यूकेपीसीएस, बीपीएससी कहीं की भी तैयारी करते हो, अगर आपको जीएस पूछा जा रहा है तो जीएस संबंधित जितने कंटेंट हैं वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद टाइप मेथड, विद पिक्चर, विद अदर चीजों के साथ। ठीक है, इसलिए आप वहां ज्वाइन करके आप अपना फायदा उठा सकते हैं। राइट, तो आज ठीक है, आज के लिए चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है? जैव विविधता प्रवणता। प्रवणता क्या मतलब है दोस्तों? कि जैव विविधता जब किसी क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है, किसी क्षेत्र में जैव विविधता कम होती है। अब हमें यही पढ़ना है ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर जैव विविधता अधिक होती है और ऐसा कौन सा क्षेत्र होगा जहां पर जैव विविधता कम होती है। ठीक है, चलिए। जैव विविधता हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं पाई जाती। राइट, क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में क्या होता है? जलवायु, मृदा, तापमान, आर्द्रता इत्यादि अनेक कारकों पर निर्भर करती है। जितना अच्छा जलवायु होगा उतनी अच्छा वर्षा होगी, इतनी अच्छी वर्षा होगी उतने घने जंगल होंगे, जितने घने जंगल है उतने अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। राइट, देखिएगा, जैव विविधता
कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। और ये जो वर्षा वन है कहाँ पाए जाते हैं? 10 से लेकर 10 उत्तरी नॉर्थ, 10 नॉर्थ अक्षांश से लेकर 10 साउथ अक्षांश तक पाई जाती है। इधर आइए पहले मैप में देखिएगा, ये है मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये इक्वेटर हो गया। क्या इक्वेटर है? इक्वेटर से 10 डिग्री ये है, इक्वेटर से 10 डिग्री ये है। इस क्षेत्र में क्या हो, जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये कैसा क्षेत्र? डोलड्रम क्षेत्र। कैसा है? डोलड्रम। डोलड्रम, डोलड्रम क्या होता है? डोलड्रम एक शांत पेटी होती है और यहाँ पे सन की रोशनी क्या होती है? डायरेक्ट पड़ती है। अगर सन की रोशनी डायरेक्ट पड़ी तो क्या होगा? तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा। अगर तापमान अधिक रहा तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, यानी बादल अधिक बनेंगे। जब बादल अधिक बनेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। इसीलिए ये क्या होता है, इस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। भारत का जो पश्चिमी घाट है इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो केरल का शांति वाला क्षेत्र है, इसलिए इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। इन क्षेत्र में पादप प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा और उच्च तापमान रहता है। इस कारण यहाँ अनुकूलतम वायु पाया जाता है। ठीक है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है, निश्चित तौर से वितरित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यानी जब आप ये वाले ध्रुव है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपको क्या होगा? जैव विविधता की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। माफ करिएगा, थोड़ा सर्दी सी हो गई है, इसलिए बार बार थोड़ा छींक आ रहा है। खैर, इसका अर्थ है ध्रुवों पर जैव विविधता कम और भूमध्य रेखा पर जैव विविधता अधिक होती है। एक मिनट फिर देखते हैं। मान लीजिए ये क्या है? आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। जैसे ही आप नॉर्थ पोल से अपना इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? आपको जैव विविधता की मात्रा में वृद्धि पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इधर जैव विविधता आपका अधिक रहता है। राइट, चलिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता अधिक पाई जाए। इसका मतलब क्या? जैसे आप मान लीजिए पर्वत है, कोई पर्वत है, अब पर्वत मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट मान चलते हैं। जो माउंट एवरेस्ट जो शुरुआती होता है, जहां से हम चढ़ान शुरू करते हैं, या जिसे गिरिपथ कहा जाता है। क्या कहता है? गिरिपथ कहा जाता है। यहाँ क्या होता है? पर्वतों की मात्रा अधिक, मतलब सॉरी, वृक्षों की मात्रा अधिक पाई जाए। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आप देखेंगे जब टॉप मोस्ट पहुंचेंगे वहां पे कुछ नहीं पाया जाए, सिर्फ लाइकेन पाया जा सकता है, लाइकेन या काई पाई जा सकती है, वरना कुछ भी नहीं पाया जाता है कि नहीं। अब देखिए, कभी ऐसा क्यों होता? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाते हैं वैसे तापमान में कमी आती रहती है। अगर तापमान में कमी आ गई, निश्चित तौर से वहां विभिन्न प्रकार की प्रजातियां नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, चला जाए आगे। चलिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जहां जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही अवस्थित है। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। केरल के पलक्कड़ जिले में। अब हम भारत वाली जब जैव विविधता चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे, इसे यहां देख लीजिएगा। 12 किलोमीटर लंबाई, 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यह पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र सह्याद्री का हिस्सा है। शांत घाटी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कहाँ है? जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का हिस्सा है। वहां पे क्या है? नीलगिरी पर्वत पाया जाता है, इसलिए वर्ष 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। ध्यातव्य है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमालय पर्वत मध्य प्रदेश जैव विविधता दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर विभिन्न जैविक भौगोलिक क्षेत्रों में सम्मिलित होना है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न बने हैं इसको देख लिया जाए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्या होगा दोस्तों? इसका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन ये। ठीक है, इससे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ के आ रहे हैं, केवल एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है?
शंकुधारो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन में? वही प्रश्न है, वही प्रश्न है। आइए इधर आइए, फिर से वही प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है। चलिए ये आपको देख लीजिएगा। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर क्या होगा? वही होगा, क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन या कोरल रीफ। इसका आंसर 2 हो जाएंगे। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कब होता है? जब आप ध्रुव से भूमध्य की तरफ जाएंगे या भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। यानी जैसे मान लो ध्रुव है, ध्रुव से जब आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? जैव विविधता में वृद्धि देखने को मिलेगी। हम लोग अभी जस्ट यही देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैव विविधता में वृद्धि होती है। भाई जब वृद्धि नहीं होती, घटोत्तरी होती है। यानी जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे क्या होगा? आप में कमी देखी जाएगी। यही ऑप्शन गलत है, बाकी छोड़ दीजिए। चलिए आगे क्या है? जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कश्मीर में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलो घाटी में। कहाँ पे? शांत घाटी। क्या है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किसमें है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ पे क्या होती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का पूछा जाए तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। अगले शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। उत्तराखंड में कौन सा है? चमोली घाटी या फूलो घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। आगे चलते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कहाँ के लिए? शांत घाटी के लिए। कहाँ पे है? शांत घाटी के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित? जस्ट पता है, उत्तराखंड में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए इधर देखिए, इस प्रश्न को देखिएगा। हिमालय पर्वत प्रदेश जातीय विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि का निम्नलिखित कौन सा कारक हो सकता है? कौन सा? पहला, यहाँ अधिक वर्षा होती है और प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक प्रजातियां नहीं है। आगे क्या है? अगला है, यहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप का मत। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, या विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। क्योंकि कई क्षेत्रों का संगम होता है, इसलिए क्या होता है? यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, राइट। माफ करिएगा, आगे चलते हैं। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे हम पर्वत से नीचे से ऊपर चलते हैं क्या होता है? जैव विविधता हमारी घटती जाती है, ठीक है। प्रति प्रवणता में उच्चतर उच्चतांशों की तुलना में निम्नतर उच्चतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट कैसे सही है? जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इधर से जब इधर घटे आएंगे, मतलब ध्रुव से जब पोलर की तरफ आएंगे, या फिर 90 डिग्री से या फिर 0 डिग्री की तरफ आएंगे, क्या होगा? जैव विविधता में वृद्धि होगी। और प्लस आप पर्वत में जब चढ़ रहे हैं तो नीचे जब ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर तरफ चढ़ जाएंगे क्या कमी होगी? यही चीज ने दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हमें समझना है जैव विविधता हॉटस्पॉट ये क्या होता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? देखिएगा, हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर प्रजातियों की प्रचुरता स्थानीय प्रजातियों की अधिकतम पाई जाती है। माने इतना अधिक प्रजातियां पाई जाए जो कहीं क्षेत्र में ना पाई जाती हो, लेकिन साथ ही इन जीवों की अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हो। यानी प्रजातियां तो हैं, लेकिन क्या है? इनके ऊपर जीवन का संकट है। इसलिए क्या है? यहाँ पर समस्या बना हुआ है, या इन्हें के विलुप्त होने का खतरा होता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट, राइट। चलिए, हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था। कब किया था? 1988 में किया था। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। जैसे भारत में कुल कितने? 4 हैं। कितने? भारत में 4 जैव विविधता है। कौन कौन सा? एक है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में कौन कौन आ जाएगा? जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब जो आपका सह्याद्री वाला हिस्सा है, केरल और कर्नाटका वाला हिस्सा, ये आ जाएगा। और श्रीलंका तक आ जाता है इसमें। एक मिनट थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, माफ करिएगा। चलिए, और पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार आ जाएगा। इसके बाद ये सब निकोबार में सुंडालैंड हॉट स्पॉट आ जाएगा।
ये सब क्या है आपके इसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित प्रखर स्थलों की सूची जारी की जाती है, जिसमें 36 स्थल है। ध्यातव्य फरवरी 2016 में CEPF यानी क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। और 36 में कितने भारत में? 4। 36 में कितने हैं? 4। ठीक है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता प्रखर स्थलों को या हॉटस्पॉट को जाति बहुतायता, स्थानिकता, आशंका बोध के आधार पर मान्यता दी जाती है। इसको इतना प्रजातियां पाई जाएंगी और उनकी इतनी संख्या होगी, इसलिए क्या होती है, जैव विविधता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जो उल्लेखनीय जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत में 18 विशाल विविध देशों के कुल स्थानीय प्रजातियों का 7.6% है। स्तनधारियां कितना है? 7.6% है। पक्षियों का 12% है। सरीसृपों का 6.2% है और उभयचरों का 4.4% है। यानी विश्व में जितनी प्रजातियां है 18 है, 18 में से यहाँ पे इतना पाई जाती है। ठीक है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र, यानी सर्वाधिक जैव विविधता पूछा जाए तो क्या होगा इसका आंसर? पश्चिमी घाट। राइट, आगे चलते हैं। ध्यातव्य है कि 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया। ठीक है। इससे वनस्पति शास्त्रियों को स्वर्ग माना जाता है, चूंकि हो फैक्ट है। अब आप ऐसे समझिए, पहले सिक्किम जो था भारत का हिस्सा नहीं था और 1974 किया गया, सिक्किम से जो समझौता किया गया एक संयुक्त राज्य के रूप में किया गया था। उसके बाद जब 36वां संविधान संशोधन हुआ तो क्या हुआ, उसमें इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। तब क्या हुआ, तो वहां पे कंचनजंगा, जो कंचनजंगा हॉटस्पॉट है उसको शामिल कर लिया गया। इसी बात का इसे स्वर्ग का रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है जो जैव विविधता भरपूर है। क्यों? वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। वहां कुछ मूल आदिम जातियां होती हैं, क्या नाम है उनका? लेप्चा, भूटिया, नेपाली, ये क्या है वहां पर रहते हैं। जैव विविधता नियंत्रण ह्रास हो रहा है और विभिन्न प्रकार के मानवीय कारक ह्रास के उत्तरदायी हैं। चलिए अब समझते हैं इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको। ठीक है। निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। क्या पूर्वी हिमालय, पूर्वी मध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उपयुक्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कौन सा था? पूर्वी हिमालय। हम लोग कौन से पढ़े हैं? पूर्वी हिमालय था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में जैव विविधता ताप स्थल हॉटस्पॉट है? कौन सा था? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, फिर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। क्या होगा इसका आंसर? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ठीक है। आगे चलिएगा। अब यहाँ पे शांत घाटी दिए रखा है और पूर्वी हिमालय दिए रखा है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शांति घाटी है ये पश्चिमी घाट का कुछ हिस्सा है जो सबसे ज्यादा डेंस है, लेकिन पूरा पश्चिमी घाट में क्या है, जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इस ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। चलिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कहाँ पाया जाता है? अधर प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। कौन कौन सा? एक है पूर्वी हिमालय, अच्छा, दूसरी है पश्चिमी हिमालय, फिर पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार। नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी हिमालय नहीं है और पूर्वी हिमालय नहीं है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आता। इन दोनों ही ऑप्शन क्या हो गए? गलत है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन है? पूर्वी हिमालय के भाग हिमालय हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार, और किसमें आ जाएगा? इंडो बर्मा वाले भाग में आ जाएगा। और निकोबार द्वीप जो है सुंडरलैंड हॉटस्पॉट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। तो कौन कौन सा हॉटस्पॉट है? यहाँ पे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है। ठीक है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है। ठीक है, ये चलिए, और सुंडरलैंड हॉटस्पॉट। चलिए, कौन कौन सा भूल गए होंगे, पर ध्यान दीजिएगा। 4 हॉटस्पॉट है भारत में। देखिए, मैं एक बार लिस्ट बना देता हूँ और आप बार बार कंफ्यूज हो गए। देखिए, एक है आपका जो आपका पूर्वी हिमालय है,
वह हिमालय हॉटस्पॉट का भाग है। किसका है? एक है हिमालय हॉटस्पॉट, हिमालय हॉट स्पॉट। दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। ठीक है। तीसरा है आपका इंडो वर्मा, इंडो वर्मा हॉट स्पॉट। इंडो वर्मा में क्या हो जाता है? आपका पूर्वोत्तर भारत आ जाता है पूरा। ठीक है। इसके बाद चौथा जोन है सुंडालैंड, सुंडालैंड जो हॉट स्पॉट है। ये चार अपन हॉट स्पॉट क्या होते हैं? भारत में पाए जाते हैं। राइट, चलिए आगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतुलित क्षेत्र कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में क्या होता है? जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट माना जाता है? क्या होगा? अंडमान निकोबार। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें जो कि गंगा मैदान नहीं है, मध्य भारत नहीं है, उपयुक्त मत कोई नहीं, ऐसा है तो नहीं। अंडमान निकोबार क्या किसके अंतर्गत आता है? ये सुंडालैंड, ये जो सुंडालैंड हॉट स्पॉट है उसका भाग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? ऑप्शन क्या है? गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, सुंदरवन, पूर्वी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। ठीक है। निम्नलिखित में से किससे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? पश्चिमी घाट। ये क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में। चूंकि हम जो प्रश्न देख रहे हैं ये बीपीएससी और पीसीएस लेवल का देख रहे हैं, इसलिए क्या है कि हमें वही प्रश्न दिख रहे हैं, लेकिन जो वनडे एसएससी ये सब एग्जाम होते हैं वहां भी सब प्रश्न बनते हैं और यहाँ से मिला के बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट जाना जाता है? पश्चिमी घाट। बार बार वही क्वेश्चन है, हटाइए इसको। चलिए आगे चलते हैं। रहिए। भारत में पाए जाने वाला हॉट स्पॉट है कौन कौन सा है आपका? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट। कौन सा है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। चलिएगा। कौन सा एक भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा? हिमालय है, हाँ। उत्तर पूर्वी भारत, हाँ। पश्चिमी घाट, हाँ। विंध्यन, विंध्यन जो है आपका हॉट स्पॉट नहीं, इसका आंसर क्या होगा? विंध्यन। ठीक है, चलिए। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से हॉट स्पॉट की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल है, यानी कौन सा, कहां पर हॉट स्पॉट अधिक पाया जाता है? ठीक है, पश्चिमी घाट, हाँ। उसके बाद पूर्वी हिमालय, हाँ। ये पूर्वी घाट नहीं होता, पूर्वी घाट मतलब ये इस वाले हिस्से का है, इसका ये हॉट स्पॉट के अंतर्गत नहीं होता। पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय जो ये मतलब ये वाले हिमालय, ये भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ये दोनों नहीं है, केवल एक और तीन होगा। ठीक है, आगे। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है कौन सा है? जय पश्चिमी घाट। ये प्रश्न इतना देख कितनी बार पढ़ा है आपके एग्जाम में? चलिए फिर से वही पश्चिमी घाट, फिर से पश्चिमी घाट, फिर से पश्चिमी घाट। इधर आइए, ये प्रश्न देखिएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन एक और दूसरे आर का कहा गया, मतलब एक दो दिए गए, इसके कथन कार्य दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन कार्य सही है, एक्सप्लेन करता है या नहीं एक्सप्लेन करता है। लिग्नेटिक क्षेत्र पादप पल्लव अधिकता में वृद्धि करते हैं। लिग्नेटिक क्षेत्र में पानी के खुला क्षेत्र होता है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, जो लिग्नेटिक क्षेत्र होता है वहां क्या होता है? खुले में जो वृद्धि होती है उसी को मापा जाता है। अब हमें इस पर देखना है जैव विविधता का ह्रास, कि जैव विविधता का ह्रास कैसे होगा? कैसे होगा? एकदम प्राकृतिक वास का जिनका जो रहने का स्थान है उसका विनाश कर दे, प्राकृतिक संसाधन का अतिदोहन करे, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो जाए, वन क्षेत्रों का विनाश कर दे, औद्योगिकरण, अवैज्ञानिक तरीके से खनन, अवैध शिकार और तस्करी, ये सब क्या है? जैव विविधता के ह्रास के कारण है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, औद्योगिक उत्पादन, नगरीकरण को बढ़ावा देना के उद्देश्य से प्राकृतिक प्रयास को विनाश किया जा सकता है और जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक ये है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता का वैश्विक तापन, पर्यावरण पर्यावास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सब आता है, ये सब खतरा है, देख लीजिएगा, जिससे जैव विविधता का ह्रास होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इस मैप देखिएगा एक बार, देखिए ये कैसे आता है। क्या है जैव विविधता खतरा? क्या है? वैश्विक तापमान में प्रदूषण, स्थानीय प्रजातियों का विलोपन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और पर्यावास या प्राकृतिक विलोपन। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न इसको देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और है, इसको देख लीजिए। ज्ञाता तो है
कि जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक पर्यावरण की कमी चलते जैव विविधता के समझ बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्से में झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती में क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि वन को जलाते हैं, खेती करते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, फिर वहां जहाँ जाते हैं वहां भी वन को जलाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर कुछ कुछ दिन बाद फिर दूसरे स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जंगलों को जलाया जाता है। ये क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जनों का या फिर प्राकृतिक वास का नाश हो जाता है। जो खेती की अवैज्ञानिक तरीका है, झूम खेती फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का विनाश और भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी होती है। वहीं दूसरी ओर बंजर भूमि का वनीकरण जैव विविधता के विकास में सहायक है, न कि जैव विविधता के ह्रास में। ठीक है। इसके विपरीत सड़क निर्माण, विस्तारीकरण, नगरीय योजना, इतना समझिए ऐसा जो काम औद्योगिकरण, नगरीकरण या फिर और जो मशीनीकरण, खनन वगैरह जो काम करते हैं, ये जो कुछ भी काम किया जा रहा है, इससे क्या होता है, जैव विविधता का ह्रास होता है। इधर आइए, भारत की आबादी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, किंतु पक्षियों की संख्या में गिरावट हो रही है। इससे बड़ा कारण क्या है, जो उनका वास है, उनके वास में कटौती, कीटनाशकों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों, मच्छर भगाने वाली दवाओं का अतिशय प्रयोग, डीडीटी जैसे दवाओं का प्रयोग जो किया जा रहा है, इससे क्या होता है, इसके इनकी संख्या में कमी आ रही है। चलिए प्रश्न में देखते हैं, जैव विविधता नाश का प्रमुख कारण क्या है, उनके वनों का नाश कर देना, आवास की कमी हो जाना, प्रदूषण होना, या फिर वनों का नाश करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है क्या है, प्राकृतिक वासों का विनाश। अगर प्राकृतिक वासों का विनाश हो रहा है तो क्या होगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। जैव विविधता ह्रास में कमी का मुख्य कारण क्या, फिर से वही है, आवासीय विनाश। सबसे प्रमुख कारण है घर खराब कर देगा। मान लीजिए कोई आपका घर हटा दे, क्या होगा, आप सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो कोई आपको रोजगार छीन ले तो आप कम प्रभावित होंगे, कोई आपको खाना न दे कम प्रभावित होंगे, लेकिन कोई आपको घर ही छीन ले क्या होगा, आप ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कह रहे हैं जैव विविधता संकट हो सकता है वैश्विक तापमान से बिल्कुल, आवास के विखंडन से बिल्कुल, विदेशी प्रजातियों के संक्रमण से बिल्कुल, शाकाहार प्रोत्साहन नहीं, इससे शाकाहार के प्रोत्साहन से नहीं हुआ, एक दो तीन तीनों ही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, भूमंडलीय तापमान बिल्कुल हो सकता है, प्राकृतिक वाष्प विखंडन बिल्कुल हो सकता है, और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण बिल्कुल हो सकता है, शाकाहार का प्रोत्साहन नहीं, ये आपका रीजन नहीं होगा, बाकी आपका तीनों रीजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके, इनमें से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा क्या है, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती। आगे चलिएगा, अब आगे ये यूपी परीक्षा 2021 क्वेश्चन है, यद्यप भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या घट रही है। ठीक है, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि। अच्छा, जैविक कीटनाशक रासायनिक प्रयोग बड़े पैमाने पर प्रयोग बिल्कुल हो रहा है, पक्षियों को वास स्थान पर बड़े पैमाने की कटौती, ये भी सही है, कीटनाशक रसायन उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग, ये भी आपका रीजन सही है। यानी 2 3 4, 3 और 4 क्या है आपके कारण हो रहा है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आप देखेंगे सर, अब ये ऑप्शन क्यों नहीं चाहिए, दो क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि दो वाला ऑप्शन इसमें नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए आगे, निम्नलिखित कथनों में से दिए गए कथन में से एक दूसरे से कहा गया है, मतलब कथन कार्ड दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा कथन कार्ड आपका सही है। क्या है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं, सही है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, क्या सही है, अगर ये बताइए सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलिएगा, जैव विविधता का अधिकतम संकट होता है जब उसके वास का निवास का क्या हो जाए, नाश कर दिया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है, क्या हो सकता है, सड़क निर्माण, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण। बंजर भूमि का अगर वन लगाएंगे तो क्या होगा, जैव विविधता बढ़ेगी ना कि घटेगी, बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव पारिस्थितिकी तंत्र के जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब ऐसे कौन से कारण होंगे जो किसी इकोसिस्टम में जैव विविधता नहीं बढ़ाएगी। ऑप्शन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु, या पोषण के स्तर में कमी। बताइए क्या होगी, जो उत्पादकता होती है ये क्या होगी, इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे दोस्तों,
जैव विविधता संरक्षण और इससे किए गए उपाय, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।